कल हम लोग बात कर रहे थे आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, प्रियम्बल और आपका जो फंडामेंटल राइट है, इन तीनों का भारत के संविधान में क्या उपयोग है, इस बात पर चर्चा हो रही थी। जो फंडामेंटल राइट, इसके बारे में कहा गया था कि ये उस लिमिटेशन को निर्धारित करता है जिस सीमा के अंदर रहकर राज्य को काम करना है। राज्य को काम करना मीनिंग देयर बाय राज्य को अपनी कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग करना है और राज्य को अपनी विधायी शक्ति का उपयोग करना है। क्योंकि जो राज्य की न्यायिक शक्ति है, ठीक है, वो तो इस बात का निर्णय करेगी कि जो शक्ति प्रयोग है उन अंगों के द्वारा जिनके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो शक्ति प्रयोग ठीक है या शक्ति प्रयोग ठीक नहीं है। इसलिए न्यायपालिका ये राज्य की डेफिनेशन में शामिल ही नहीं है, क्योंकि जो न्यायिक कृत्य है वो न्यायिक कृत्य अलग ढंग का है। न्यायिक कृत्य को तो ये देखना है कि जिस सीमा और जिस दिशा में राज्य को चलना था, क्या राज्य ने अपनी गतिविधि में उस सीमा और उस दिशा का पालन किया है। इसलिए स्टेट जो आपका फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के लिए है, उस स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशरी को शामिल किया जाना न तो न्यायोचित और ना आवश्यक, और फिर कुछ भी जो अनावश्यक है वो कानूनों में किया ही नहीं जाता है। इसलिए अनुच्छेद 12 में आप देखेंगे कि जो जुडिशरी है उसको इंक्लूड नहीं किया है, और जो अनुच्छेद 12 की डेफिनेशन है वही उठा करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के लिए डेफिनेशन है। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी दिशा को निर्धारित कर रही है कि गतिविधि की दिशा क्या होगी, और गतिविधि असीमित नहीं हो सकती। गतिविधि की कोई सीमा ये निश्चित तौर पर होगी, तो गतिविधि किस सीमा के भीतर चलाई जाएगी उस सीमा को निर्धारित करने का काम फंडामेंटल राइट ये करता है। और जिस दिशा में गतिविधि चलेगी उस दिशा का अंतिम लक्ष्य क्या होगा, ठीक है ना। आप पूरब की ओर चलना शुरू किए तो कोई अंतिम लक्ष्य तो होगा कि पूरब दिशा में स्थित अमुक स्थान तक हम जाएंगे, तो कोई अंतिम लक्ष्य तो होगा। तो उस अंतिम लक्ष्य का वर्णन प्रियम्बल में किया गया है, ठीक है ना। अंतिम लक्ष्य यह है कि हम भारत के सभी निवासियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय ये देना चाहते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना इसकी स्वतंत्रता देना चाहते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता ये देना चाहते हैं। व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता ये इसमें अभिवृद्धि करना चाहते हैं। तो दीज आर द गोल्स, ठीक है, विच विल बी अचीव्ड बाय अस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं जो हमने अपनी राज्य व्यवस्था के द्वारा प्राप्त करने के लिए तय किए हैं। उनकी चर्चा प्रियम्बल में हुई है, और उनको प्राप्त करने के लिए गतिविधि चलाने का निर्देश कहां है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। और जब गतिविधि आप चलाएंगे तो किस सीमा तक आप जा सकते हैं, कौन सी आउटर लिमिट है, कौन सी बाह्य सीमा है, ठीक है, जिसके बाहर जाकर आप गतिविधि चलाने के लिए अनुमित नहीं है, उस नियंत्रण रेखा का जिक्र ये फंडामेंटल राइट्स में है। इसीलिए कहा जाता है कि तीनों मिलकर भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा, फाउंडेशन इसको तैयार करते हैं। इसीलिए उसके बारे में यह बात कही गई है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी गतिविधि चलाने का निर्देश चूंकि देती है, इसलिए प्रकृति से सकारात्मक है ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना।
कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में सकारात्मक कृत्य करने का निर्देश ये स्टेट को दिया गया है। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां गतिविधि चलाने के लिए स्टेट को निर्देशित किया गया है। और फंडामेंटल राइट प्रकृति में नकारात्मक है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि फंडामेंटल राइट उस नियंत्रण रेखा का जिक्र करता है जिसके बाहर आप जाएंगे ही नहीं, और अगर जाएंगे तो आपके विरुद्ध उपचार प्राप्त करने का अधिकार भारत के नागरिक को या जिसके भी अधिकारों का वायलेशन हुआ होगा उसे रहेगा। ये सामान्यतः बोला जाता है, अदरवाइज हम लोगों ने अनुच्छेद 32 पढ़ा है, वहां तो सिर्फ इतना ही कहा है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रत्याभूत किया जाता है। किसके आवेदन पर प्रत्याभूत किया जाता है, किस सीमा तक प्रत्याभूत किया जाता है, कुछ भी लिखा ही नहीं। इसीलिए लोकस स्टैंडर्डाई रूल को रिलैक्स किया जा सका, अदरवाइज न्यायालय ये कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन कभी करता ही नहीं, और अगर न्यायालय कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करने लगेगा तो फिर न्यायालय और एक निरंकुश गुंडे, इसके बीच कोई गुणात्मक फर्क बचेगा ही नहीं। ठीक है, एक निरंकुश गुंडा हम कहते किसको है? वो जो अपनी ही इच्छा से संचालित है और उसकी इच्छा, ठीक है, इसके संबंध में कोई मार्गदर्शक सिद्धांत ही नहीं है, वो जो चाहे तो कहने लगेगा। तो जो आपकी डेफिनेशन आती है कि न्यायालय जो चाहे तो कर सकता है, इस रूप में आप न्यायालय और एक निरंकुश गुंडे में कोई फर्क ही नहीं करते। न्यायालय जो चाहे तो कर ही नहीं सकता, वो कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं का कभी उल्लंघन नहीं करता। अगर कोई भी बात अनुच्छेद 32 में उस व्यक्ति के संबंध में कही गई होती जिसके अधिकारों को प्रत्याभूत किया गया है, तब फिर हो सकता है लोकस स्टैंडर्डाई के रूल को, हो सकता नहीं, डेफिनेटली लोकस स्टैंडर्डाई रूल को रिलैक्स किया ही नहीं जा सकता था, और आप पीआईएल जैसा कोई कॉन्सेप्ट देख नहीं सकते थे। लेकिन वो कॉन्सेप्ट आ सका क्योंकि वहां उस व्यक्ति का जिक्र नहीं हुआ। ठीक है, जो न्यायालय से अनुतोष मांगने के लिए सक्षम है। आपने 32(1), 32(2), 32(3), 32(4) ये सारे पढ़े थे, वहां सब बात का जिक्र है। सिर्फ उस आदमी को छोड़कर जो न्यायालय के समक्ष एप्लीकेंट होगा, उसका कोई जिक्र वहां नहीं है, इसीलिए उस नियम को रिलैक्स किया जा सका। तो फंडामेंटल राइट प्रकृति से नकारात्मक है क्योंकि वो नियंत्रण रेखा का, ठीक है, नियंत्रण रेखा का जिक्र करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी प्रकृति से सकारात्मक है क्योंकि वो गतिविधि चलाने का निर्देश देती है, और जो प्रियम्बल है वो उन आदर्शों की चर्चा करती है जिन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए गतिविधि चलेगी। गतिविधि करने का कर्तव्य राज्य के किन अंगों का है? तो विधायिका और कार्यपालिका का है। इसलिए जो राज्य की परिभाषा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट के लिए, उसमें राज्य की परिभाषा में विधायिका और कार्यपालिका जिन विभिन्न स्वरूपों में प्रकट हुई है, उन सभी स्वरूपों का जिक्र किया गया है। विधायिका, ठीक है, यूं तो सामान्य तौर पर राज्य के विधानमंडल और केंद्रीय विधायिका ही नहीं, संसद के दोनों सदन प्लस राष्ट्रपति, क्योंकि संसद की यही डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये विधायिका माने जाएंगे। कार्यपालिका केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, अदर अथॉरिटीज और लोकल अथॉरिटीज, ये भी कार्यपालिका और विधायिका जैसे कृत्य संपादित करने के लिए सशक्त किए जाते हैं विभिन्न कानूनों के माध्यम से, इसलिए उनको भी उस डेफिनेशन में रखा, क्योंकि गतिविधि वो भी चलाएंगे। तो गतिविधि क्योंकि चलाने का काम यही लोग कर सकते हैं, इसलिए दोनों जगह राज्य की डेफिनेशन सेम है। अनुच्छेद 12 में राज्य की डेफिनेशन विस्तार से बताई गई, 36 में उतने विस्तार को लेने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 12
पूर्ण विस्तार के साथ राज्य की डेफिनेशन को ऑलरेडी वर्णित कर चुका था। इसलिए 36 में सिर्फ इतना कहकर काम चलाया गया कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ये शब्द कहते हैं जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। 39A में जुडिशरी भी शामिल हो जाएगी। जब अनुच्छेद 39A का जिक्र करेंगे तो जुडिशरी भी राज्य की डेफिनेशन में शामिल होगी। और हम नहीं कहेंगे ये बात, ये स्वयं उच्चतम न्यायालय कहेगा, क्योंकि 39A कहेगा कि इसकी चिंता राज्य को करनी पड़ेगी कि कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक दुरावस्था के कारण विधिक सहायता से वंचित न हो। ठीक है, और विधिक सहायता बड़ा शब्द है। ठीक है, लीगल असिस्टेंस, ठीक है, ये छोटा शब्द है। लीगल असिस्टेंस ये वकील उपलब्ध कराता है, और विधिक सहायता ये बहुत बड़ा शब्द है। हम जो आपको उपलब्ध करा रहे हैं विधिक सहायता ही है। सहायता में बहुत चीजें शामिल होती हैं, और असिस्टेंस एक पर्टिकुलर चीज के लिए होती है। तो चूंकि विधिक सहायता या विधिक असिस्टेंस इसे उपलब्ध कराने के अवसर अक्सर न्यायालय के समक्ष आते हैं, इसलिए अनुच्छेद 39A के प्रयोजनों से जुडिशरी को भी राज्य की परिभाषा में शामिल मानते हैं। और ये स्वयं उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 39A के प्रयोजनों के लिए हम भी राज्य की डेफिनेशन में, और ये वो न कहें तो भी एप्रोप्रिएट प्लेसेस पर उन्हें राज्य की डेफिनेशन में माना जाएगा। ठीक है, आप कहना शुरू कर दो कि दिन नहीं है, रात है, तो रात हो तो नहीं जाती है, तो दिन ही। अगर आप दिन को दिन कह रहे हो तो सिर्फ अपनी सत्यनिष्ठा का सबूत ये दे रहे हो, अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हो। लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि आप अगर दिन को रात कहोगे तो रात हो जाएगी, ऐसा थोड़ा ही है। तो सुप्रीम कोर्ट एप्रोप्रिएट प्लेसेस पर राज्य की डेफिनेशन में माना जा सकता है, क्योंकि वो भी राज्य का अंग है। हां, फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के लिए जब राज्य की चर्चा चलती है तब सुप्रीम कोर्ट को उसमें नहीं मानते। इसका कारण यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप हर बात को ऊंचाई और नीचाई इस कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं, जबकि हर बात के पीछे ऊंचाई और नीचाई नहीं है। अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 36 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी या फंडामेंटल राइट के लिए राज्य को या समझने के लिए राज्य की डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट को शामिल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो गतिविधि कार्य करने का निर्देश ये दे रहे हैं। ठीक है, वो नियंत्रण रेखा का जिक्र कर रहे हैं और ये सकारात्मक रूप से उस दिशा में काम करने का जिक्र कर रहे हैं जो दिशा, जो अंतिम उद्देश्य प्रियम्बल में निर्धारित हुआ। तो जो गतिविधि चलाएगा, ठीक है, उसी को तो राज्य की डेफिनेशन में शामिल करेंगे अनुच्छेद 12 और 36 में। जिसके ऊपर गतिविधि ठीक चल रही या नहीं चल रही इसे निर्धारित करने का दायित्व है, उसे राज्य की डेफिनेशन में यहां रखा क्यों जाएगा। और फिर भी ऐसा हो सकता है कि कभी आवश्यकता हो जाए उसको भी राज्य की डेफिनेशन में लाने के लिए, इसके लिए इन शब्दों का प्रयोग कर दिया कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। कानून तो सांगोपांग पूर्ण बनाया जाता है। ड्राफ्टिंग की यही विशेषता है कि स्थिति कोई भी आए, मेरी बात गलत ना हो। तो स्थिति कोई भी आ जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट को राज्य की डेफिनेशन में शामिल करने की स्थिति आए और चाहे ना आए, बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि हमने लिखा कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। अन्यथा अपेक्षित है तब भी बात हो ही रही। तो कानून में एक एक शब्द का मतलब है। जब तक मतलब नहीं, कानून में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं होता।
हाँ, ये अलग बात है कि उनका उनका जो मतलब है वो मेरी समझ में नहीं आता, वो एकदम दूसरी बात है। तो कहता है जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। तो होना भी वही चाहिए कि कार्यपालक अंग दो ही हैं, विधायिका और कार्यपालिका। अब चूंकि सकारात्मक कृत्य करना है विधायिका और कार्यपालिका, इसका मतलब ये हुए कि राज्य के जो अंग कार्यपालिकी कृत्य और विधायी कृत्य करने के लिए सशक्त हैं, उन्हें अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यपालिकी कृत्य और विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए विधायी कृत्य इस प्रकार करने चाहिए, इस प्रकार करने चाहिए कि इस भाग में, ठीक है, इस भाग में जो कुछ कहा गया है वो फलीभूत हो। ठीक है, इस भाग में जो कुछ कहा गया उसके मुताबिक ही, उसके अनुसार ही उन्हें अपने कार्यपालिकी कृत्यों को और विधायी कृत्यों को करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ, और यही बात अनुच्छेद 37 में लिखी हुई है। शब्द भले ये नहीं है लेकिन लिखा यही है। कहता है इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध, उपबंध शब्द का प्रयोग किया, उसने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि जो आदर्श है वो तो प्रियम्बल में बताए हैं। ठीक है, उन प्रियम्बल में अभिव्यक्त आदर्शों को प्राप्त करने के लिए गतिविधि चलाने का निर्देश यहां है। ठीक है, तो इन उपबंधों को अगर अपने कार्यपालिकी कृत्य या विधायी कृत्य को करते समय आप ध्यान में रखेंगे और अपने कार्यपालिकी कृत्य और विधायी कृत्य इनके माध्यम से इन उपबंधों को प्रभावी बनाएंगे, तो स्वतः ऑटोमेटिकली वे आदर्श आपको प्राप्त हो जाएंगे जो आदर्श उद्देशिका में वर्णित किए गए। आपकी गतिविधि चाहे वो कार्यपालिकी हो और चाहे वो विधायी हो, दोनों में इन उपबंधों को प्रभावी करने का प्रयास होना चाहिए। ठीक है ना, और इन उपबंधों को प्रभावी कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, ये आप पर छोड़ दिया। ठीक है, ये आप पर छोड़ दिया। आप यानी जो कार्यपालिका को गठित करने वाले लोग होंगे, जो विधायिका को गठित करने वाले लोग होंगे, और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कार्यपालिका और विधायिका का संगठन चुनावों के माध्यम से होता है, और चुनावों में विभिन्न दल ये चुनाव लड़ते हैं, और विभिन्न दल अपनी अपनी नीतियां और अपने अपने कार्यक्रमों के साथ चुनाव लड़ते हैं। तो नीति और कार्यक्रम, ठीक है, उनकी सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो अपनी सोच के मुताबिक, वे अपनी सोच के मुताबिक इन उपबंधों को जो यहां वर्णित किए गए लागू करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंतिम रूप से उन्हें इन उपबंधों को ही प्रभावी करने का प्रयास करना है। तरीका अलग अलग हो सकता है। किसी को लगता है कि आय की असमानता, इसको दूर करने के लिए वेल्थ टैक्स ये लगाया जाना चाहिए। किसी को लगता है कि आय की असमानता दूर करने के लिए वेल्थ टैक्स लगाने की क्या जरूरत है, जो निम्न आय वर्ग का आदमी है उसकी आय को बढ़ा दो, उसकी आय को बढ़ा दो, वो उच्च वर्ग की आय के बराबर की आय करने लगेगा, तो भी तो आय की असमानता दूर हो गई। ठीक है ना, अगर वेल्थ टैक्स लगाकर हम किसी से छीनेंगे कुछ तो उसमें नाराजगी ये पैदा होगी। हम नीचे जिसकी आय कम है उसे ध्यान में रखेंगे ना, कुछ उन कारणों पर विचार करेगा कि आय की असमानता है क्यों। उनका इसलिए आय की असमानता है क्योंकि कच्चा माल यानी गेहूं ये तो खेत में पैदा हुआ, लेकिन जो किसान है उसके पास सुविधा ही नहीं है कि वो मंडी तक ला पाए गेहूं। ठीक है, वो ला इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि सड़क ही नहीं है, और जब सड़क नहीं है तो किसी बड़ी चीज, किसी बड़े वाहन को वहां ले जाना संभव नहीं। अब वो अगर 2-2 बोरी 5-5 बोरी लेकर गेहूं आए तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुत ज्यादा कीमत हो जाती है, और व्यापारी सक्षम है, एक बार में बड़ी चीज लेकर गया, सारा गेहूं लेकर आ गया, लेकिन उसने कम पैसे लिए और यहां ज्यादा पैसे में दे रहा है, इसलिए आय की असमानता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर दिया जाए,
ठीक है, रेल की सुविधा, सड़क की सुविधा ये हम दे दें, ठीक है, वो रेल से बुक कराएगा, अपना माल कलकत्ता भेज देगा, कलकत्ता में वो माल ज्यादा पैसे का बिक रहा है, ठीक है। तो किसी ने ये विचारा, किसी ने वो सोचा, किसी ने कुछ और सोचा, ठीक है, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, आय की असमानता को दूर करने का प्रयास, ठीक है, आय की असमानता सब दूर करने का प्रयास करेंगे। ये अंतिम लक्ष्य जो उन लोगों द्वारा प्राप्त करने की कोशिश होगी जो कार्यपालिका और विधायिका का गठन करेंगे। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहती है इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इसकी चर्चा हमने कल की कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध चूंकि सकारात्मक कृत्य करने का निर्देश देते हैं, इसलिए न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय किए जाने का उपबंध करना यह न तो उचित है, ठीक है, उचित क्यों नहीं, इसलिए कि अगर आप कर भी देंगे, ठीक है, तो कोई भी अपनी आर्थिक क्षमता भरी तो आय की असमानता को दूर करने का प्रयास कर पाएगा, ठीक है। आपने कह दिया समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए, संभव ही नहीं है। सारी इंडस्ट्री बंद कर दें, क्या करें, ठीक है। आपने कहा श्रमिकों का कल्याण करिए, तो क्षमता भरी तो किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इन्हें विधि द्वारा प्रवर्तनीय बना देंगे तो आप करा लो प्रवर्तन। वही बात कि पटाखा नहीं चलेगा, ये आपने न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कर दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि पटाखा नहीं चलेगा, 8-10 साल में क्या हुआ, नहीं चला, इस बार हटाना पड़ गया, ठीक है, इस बार खुद हटाना ही पड़ गया कि 10 बजे तक चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता है आप कहते रहो न्यायालय द्वारा या विधि द्वारा प्रवर्तन की एक सीमा है, उसके बाहर प्रवर्तन नहीं हो सकता। तो चूंकि यहां सकारात्मक गतिविधि चलाने का निर्देश दिया गया है, और सकारात्मक गतिविधि ये कोई भी गतिविधि जो सकारात्मक रूप से आप करेंगे वो आपकी क्षमता पर निर्भर करेगी, और भारत इस आर्थिक क्षमता का अभी नहीं है कि इस भाग में जो अंतर्विष्ट उपबंध है वे सबको हम समान रूप से उपलब्ध करा पाए, अभी इस आर्थिक क्षमता का नहीं है। उन्होंने कहा लोक स्वास्थ्य का ख्याल करेंगे, तो लोक स्वास्थ्य में सबका स्वास्थ्य शामिल हो गया, लोक स्वास्थ्य का ख्याल करेंगे इसका मतलब फ्री, ठीक है, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो स्वास्थ्य का ख्याल करें। तो अभी हमारी इतनी आर्थिक क्षमता तो है कि हम आयुष्मान योजना जैसी योजना चलाएं, अभी इतनी आर्थिक क्षमता है हमारी तो चला रहे हैं, लेकिन इतनी आर्थिक क्षमता भी नहीं है कि हम फ्री मेडिकल, ठीक है, ये उपलब्ध कराएं। और अगर विधि द्वारा प्रवर्तनीय इसको बना दिया जाए तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, और विभिन्न प्रकार के आदेश निर्देश और रिट लेकर आएंगे, लेकिन उन आदेश निर्देश और रिटों के बावजूद होगा क्या, हो तो नहीं ही पाएगा, ठीक है, हो सकता ही नहीं। जब दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, बेड नहीं, अस्पताल नहीं, होगा कैसे, तुम करते रहो आदेश निर्देश। अरे भाई आदेश निर्देश के उल्लंघन में कंटेम्प्ट में जेल ही तो भेज दोगे, भेज दो, तो जितनों का इलाज हो रहा वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर साहब तो जेल चले गए। तो ये मूर्खता की बात होगी कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों को हम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बना दें, इसलिए नहीं है। हर बात का कोई जस्टिफिकेशन है, हर बात का कोई औचित्य है। आप बिना औचित्य को समझे हुए चीजों को याद कर लेना चाहते हैं तो चीजें याद नहीं होंगी, और औचित्य को समझ लिया तो चीजों को याद करने की जरूरत ही खत्म, बात ही खत्म हो गई। ये प्रीलिम स्पेशल से रटने की जरूरत नहीं है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है फंडामेंटल राइट, वो सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो होने ही नहीं चाहिए न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। और अगर आप करने की न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कोशिश करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, करते रहिए, ठीक है, क्योंकि वो गतिविधि चलाने का निर्देश दे रहे हैं और गतिविधि क्षमता के आधार पर चलाई जाएगी, और इस
भाग के उपबंधों को सकारात्मक रूप से लागू कर देने के लिए जिस आर्थिक क्षमता की आवश्यकता है, राज्य अभी उस आर्थिक क्षमता का नहीं है। जब हो जाएगा तब तो ऊपर वाली लाइन ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगी कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा और वो शासन में मूलभूत है। ठीक है ना। कहता है इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी यानी किंतु के बाद और फिर भी के बाद जो लिखा है वो तो ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो राज्य का कौन सा अंग विधि बनाएगा? विधायिका। और विधि के मुताबिक ही कार्यपालिकी कृत्य किए जाएंगे। हालांकि विधि के बिना भी कार्यपालिकी कृत्य किए जा सकते हैं, किंतु वे अधिकार प्रदान करने के लिए किए जा सकते हैं, अधिकारों को लेने के लिए विधि की ही जरूरत है। यह आपको पहले ही बताया गया है। और कार्यपालिका और विधायिका दोनों अंग जो राज्य के हैं वो जब तक के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य में शामिल है। ठीक है। तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न तो है और न होना चाहिए, और जब न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं तो न्यायालय द्वारा अपने आदेशों के प्रवर्तन के लिए जो माध्यम उपयोग में लाए जाते हैं उन माध्यमों में से एक भी इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि कानून कहता है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। फिर प्रीलिम स्पेशल में यह याद करने की कोई जरूरत नहीं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इसे इन्फोर्स करने के लिए न्यायालय कोई रिट जारी कर सकता है या नहीं, कोई आदेश दे सकता है या नहीं, इसे जरूरत ही क्या है इसे। और इस भाग में अंतर्विष्ट प्रत्येक उपबंध के लिए, और कॉमन सिविल कोड भी यही अभी अनुच्छेद 44 में अंतर्विष्ट है, वो अभी आप देखेंगे। तो इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं कि कॉमन सिविल कोड या कोई भी उपबंध जो यहां अंतर्विष्ट है उसे लागू करने के लिए न्यायालय कोई मैंडेमस या कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी कर सकता है अथवा नहीं, आप यही याद करने बैठे, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं। और वो सिर्फ इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आप अपने ही हिसाब से चलना चाहते हैं, आप हमारे हिसाब से नहीं चलना चाहते। ठीक है। और दोष हमेशा हमारे ऊपर रखेंगे, मेरे ऊपर मीनिंग दे रहे टीचर्स के ऊपर कि सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन आप टीचर के हिसाब से चले कितना, ये बताइए। आप तो अपने हिसाब से चले ना। आपसे कहा जाता रहा कि सोचिए मत कि क्या इंपॉर्टेंट क्या अनइंपॉर्टेंट, सब पढ़ लीजिए, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन तो इंपॉर्टेंट ही नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आप तो अपने ही हिसाब से चल रहे हैं। तो जब अपने हिसाब से चलना है तो अपने कृत्य का परिणाम खुद भोगिए, उसके लिए फिर दूसरे को उत्तरदायी क्यों? ठीक है। काम तो आपने किया, आपने माना कब किसी की बात आपने मानी कब? आपसे कहा गया कि 2-3 साल सोचिए मत, जब आपने एलएलबी में कुछ नहीं पढ़ा, जब आपको कुछ नहीं आता है और एलएलबी में जितना सिलेबस है उसे कंप्लीट करने में 3 साल लगते हैं, तो 3 साल तो लगने ही वाले हैं। ठीक है, कम से कम तो 3 साल कुछ सोचिए नहीं और पूरी तरह डेडिकेट होकर पढ़िए। 3 साल में 2.5 भी लग सकता, 2 भी लग सकता, लेकिन कम से कम 2-2.5 तो लगेगा ही। तो आपने माना कब? आपने तो नहीं माना। जब नहीं माना तो फिर अपने कृत्य का परिणाम खुद भोगिए। ठीक है। दूसरे पर उसका लांछन क्यों? ठीक है, दूसरे पर होना नहीं चाहिए। तो आप तो हर चीज याद करना चाहते हैं और वो कभी याद नहीं होगी, वो कभी याद नहीं होगी। समझ लिया जाए, और समझा धीमे धीमे जा सकता है। ठीक है, समझा एकदम नहीं जा सकता। कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। कुछ भी दुनिया में जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। ठीक है। और नदियां सींचे खेत को, ऋतु आए फल हुए। ऐसा थोड़ी होगा कि आज ही पेड़ लगाए आज ही फलीभूत हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है। बरसों बरस तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ उसकी सेवा की जाएगी पेड़ की, तब जाकर एक दिन उसमें फल आएंगे। और फल का मौसम भी बड़ा छोटा होगा, बड़ा धीमा होगा। तो आपको अगर एक बार सारी चीजें
समझ ली जाए तो फिर कुछ समझने को बाकी नहीं रहता। तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों को लागू करने के लिए कोई रिट, कोई आदेश, कोई निर्देश जारी हो सकता है या नहीं, बात ही खत्म है। इस भाग द्वारा अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, और इसलिए नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन मनमानी करना चाहता है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, बल्कि इसलिए कि प्रवर्तनीय कर भी दें तो प्रवर्तनीय होंगे नहीं, और अनावश्यक करने का कुछ अर्थ नहीं होता। आप अपनी ही परछाई से लड़ रहे हो, इस लड़ाई का क्या फर्क परिणाम होने वाला है? कुछ भी तो नहीं। जो निरर्थक है उसे प्राप्त करने का प्रयास करना है, ठीक है, ये कहां तक उचित होगा? ये तो बुद्धि का दिवालियापन है। इसलिए यहां लिखा है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। किंतु फिर भी, ठीक है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, किंतु फिर भी इस भाग द्वारा घोषित उपबंध देश के शासन में मूलभूत हैं। और अगर वो अथॉरिटी ये कह रही है, जो अथॉरिटी स्वयं आपको जन्म दे रही है, ठीक है, ठीक है, पिताजी ने आपको, ठीक है, स्वतंत्रता दे दी कि आप जैसे चाहें वैसी जीवन शैली को अपना सकते हैं, तो आपसे यह अपेक्षित है, ठीक है, कि आप अपने परिवार की मर्यादा का पालन करें। ठीक है, राम को पूरी स्वतंत्रता है, भरत भी कह रहे हैं कि चल के राज भोगो, वशिष्ठ भी आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है, और उस समय तीनों माएं जिनमें कैकेयी इंक्लूड हैं वो भी कह रहे हैं। लेकिन राम के, ठीक है, वंश की परंपरा क्या है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, परंपरा तो यह है, ठीक है। तो सभ्भांति स्वतंत्रता होते हुए भी राम एक नैतिक बंधन अनुभव कर रहे हैं, और उस नैतिक बंधन के कारण निर्णय क्या कर रहे हैं कि भाई 14 वर्ष तो अब हम वन में ही रहेंगे। हां, तुम्हारी भी बात का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि छोटों का आग्रह नहीं टाला जा सकता है, ठीक है, इसलिए राज हम ही करेंगे, लेकिन हमारी खड़ाऊ ले जाओ, ये राज करेंगे, मेरे प्रतिनिधि के तौर पर राज तुम चलाओगे, 14 साल बाद हम आएंगे, बात खत्म हो गई। राजा तो आज भी हम ही हैं, ठीक है ना, प्रतिनिधि तुम रहोगे 14 साल। ऐसे मान लो कि राजा छुट्टी पर गए हुए हैं, कार्य करने में असमर्थ है, ठीक है। तो एक नैतिक बंधन राम अनुभव कर रहे हैं, वही नैतिक बंधन यहां विधायिका और कार्यपालिका पर लगाया गया है इन शब्दों के माध्यम से कि किंतु फिर भी ये ठीक है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, डंडा नहीं चलाएंगे, ठीक है, कानून कुछ नहीं करेगा आपका, ठीक है, किंतु फिर भी इस भाग द्वारा घोषित उपबंध देश के शासन में मूलभूत है और उन्हें लागू करना, ठीक है, कानून बनाने वालों यानी विधायिका का कर्तव्य होगा। और चूंकि कार्यपालिका सामान्यतः विधि के अनुसार ही काम करेगी, तो इसमें बात आ गई कि कार्यपालिका को भी सामान्यतः इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों को अपने कृत्यों के माध्यम से लागू करना चाहिए। ये एक लीगल, एक नैतिक बाध्यता, ये विधायिका और कार्यपालिका के लिए उत्पन्न की गई विधायी बाध्यता नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट देयर इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन, एक नैतिक बाध्यता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर नैतिक बाध्यता का उल्लंघन करोगे तो जिसने वो नैतिक बाध्यता सृजित की है वो आपसे प्रसन्न नहीं होगा, ठीक है, वो आपसे प्रसन्न नहीं होगा। अगर राम उस नैतिक बाध्यता का पालन नहीं करेंगे तो उनके पूर्वज उनसे प्रसन्न नहीं होंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे वंश में सुपुत्र जन्मा है, वो यही कहेंगे कि हमारे वंश में कुपुत्र जन्मा है, कपूत जन्मा है, ठीक है। तो ऐसे ही भारत की राजनीतिक संप्रभुता किसमें निवास कर रही? भारत के लोगों में, ठीक है, भारत के लोगों में राजनीतिक संप्रभुता निवास कर रही। इसलिए अगर वे लोग जो विधायिका और कार्यपालिका की अंगों का गठन करेंगे, वे इस भाग द्वारा नैतिक रूप से, ठीक है, नैतिक बाध्यता तो रखी ना, नैतिक रूप से प्रवर्तनीय है, इन तत्वों को अपने कार्यों का आधार नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो राजनीतिक संप्रभु जो हैं उनके पास जब वे
उनकी संप्रभुता प्रतिनिधिक तौर पर मांगने के लिए चुनावों में आएंगे। ठीक है, चुनावों में तो उन्हें आना ही पड़ेगा। ठीक है, भारत के नागरिकों में जो संप्रभुता निवास कर रही है, प्रत्यायोजित तौर पर उसका उपयोग करने के लिए चुनावों में जब वे उनके मत को मांगने आएंगे तो निश्चित तौर पर वे उस संप्रभु के समक्ष उत्तरदायी होंगे। ठीक है, जो राजनीतिक संप्रभुता का उपयोग कर रहा है। और तब अगर उन्होंने, ठीक है, विधिक संप्रभु, क्योंकि राजनीतिक संप्रभु और विधिक संप्रभु ये मिलाते हैं तब संप्रभु का गठन होता है। विधिक संप्रभु संविधान है, राजनीतिक संप्रभु भारत की जनता है। तो राजनीतिक संप्रभु से जब वे संप्रभुता का प्रत्यायोजन मांगने आएंगे तो डेफिनेटली राजनीतिक संप्रभु उनसे पूछेगा कि भाई विधिक संप्रभु के आदेश का उल्लंघन क्यों किया था, और फिर वे चुनाव हार जाएंगे। यही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान सभा में भाषण देते हुए कि नो डाउट ये उपबंध विधि के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाए हैं, वो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि उतनी आर्थिक क्षमता भी हमने हासिल नहीं की, इसलिए उन्हें विधिक रूप से प्रवर्तनीय बना देने का कोई औचित्य है नहीं है। उन्हें विधिक रूप से प्रवर्तनीय हम बना भी दे तो भी कुछ हासिल होगा नहीं। लेकिन विधिक रूप से प्रवर्तनीय न होते हुए भी जो शब्द यहां लिखे गए, किंतु फिर भी, ठीक है, इस भाग द्वारा घोषित उपबंध देश के शासन में मूलभूत हैं और उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये शब्द आगे विधायिका और कार्यपालिकी अंगों का गठन करने वाले व्यक्तियों के लिए एक बाध्यता का सृजन करेंगे। और वे यदि इन उपबंधों द्वारा सृजित बाध्यताओं का उल्लंघन करेंगे तो आगामी चुनावों में उन्हें अपने कृत्यों के लिए राजनीतिक संप्रभु के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो यहां अनुच्छेद 37 में, यानी इस भाग के उपबंधों को लागू न करने के लिए विधिक अनुतोष उपलब्ध नहीं है, लेकिन राजनैतिक अनुतोष उपलब्ध है। ठीक है ना, अनुतोष अलग अलग प्रकार के होते हैं। दांडिक विधियों के लिए अनुतोष क्या होता है? दंड, दांडिक विधियों के उल्लंघन के लिए। और जो दीवानी विधियां हैं उनके उल्लंघन के लिए अनुतोष क्या है? क्षतिपूर्ति। ठीक है, क्षतिपूर्ति, जो कि क्षतिपूर्ति के नेचर में हो सकती है या प्रतिकर इस नेचर में हो सकती है। और एक तीसरा अनुतोष भी रखा गया, विनिर्दिष्ट अनुपालन। ठीक है ना, दीवानी विधियों में उल्लंघन जब दीवानी विधियों का होता है तो एक तीसरा अनुतोष भी है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, विनिर्दिष्ट अनुपालन। ये अनुतोष अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, हर बात के लिए एक अनुतोष नहीं होता। ठीक है, अनुतोष भी देखा जाता है, व्यक्ति कौन, गलती कौन, सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, बच्चे के दुष्कृत्य के प्रति जो अनुतोष है सिर्फ इतना कि जाओ, तुम तो बात ही नहीं करते, भाग जाओ, उसके लिए अनुतोष सिर्फ इतना है। और कुटाइल के लिए डंडे। ठीक है, तो व्यक्ति को देखकर, कृत्य को देखकर अनुतोष का निर्धारण होता है। तो यहां राजनैतिक अनुतोष ही उपयुक्त है, इसलिए यहां राजनैतिक अनुतोष का सृजन किया गया है, और वो भी इन शब्दों के माध्यम से। किंतु फिर भी इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों को, उपबंध देश के शासन में मूलभूत है और उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। और ये कौन घोषित कर रहा? वही जो कार्यपालिका और विधायी अंगों का सृजन कर रहा है। ठीक है, यानी विधायी और कार्यपालिका, अगर पारिवारिक भाषा में बात करें, परिवार की भाषा में बात करें, तो विधायिका और कार्यपालिका का जो पिता है वही, ठीक है ना, ये घोषित करा कि दीज आर द लिमिटेशन, दीज आर द आइडियल्स। ठीक है, जिनको प्राप्त करने के लिए आपको गतिविधि करनी चाहिए। ठीक है ना, तो निश्चित तौर पर जब अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो राजनीतिक संप्रभु के पास जब आप जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो आप चुनाव हारेंगे। तो राजनीतिक यहां अनुतोष है, विधिक नहीं है। अब उन तत्वों को बताना शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, जिनको अगर आप अपने कृत्यों का आधार बनाएंगे तो वो आदर्श प्राप्त होंगे
जिन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण राज्य व्यवस्था निर्मित हुई। संपूर्ण राज्य व्यवस्था काय के लिए निर्मित हुई? सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता, इसको बढ़ाने के लिए संपूर्ण राज्य व्यवस्था का निर्माण हुआ। ठीक है ना? तो राज्य व्यवस्था किस ढंग से चलनी चाहिए? इस ढंग से कि राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय सबको मिले, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सबको मिले, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता ये बढ़े। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता ये उपलब्ध। ये कब होगी? ठीक है, ये तब होगी जब 38(1) लागू हो। ठीक है, 38(1) लागू हो तब होगा। और 38(1) लागू कैसे होगा? ठीक है, 38(1) को लागू करने के लिए क्या करना चाहिए? कैसे तो नहीं, 38(1) को लागू करने के लिए क्या करना चाहिए? ये 38(2). ठीक है, और 38 क्या करना चाहिए? जो करना चाहिए यानी 38(2) जो निर्देशित कर रहा है वो कैसे करें, ये आप पर निर्भर, ये आप तय करो कैसे करोगे। ठीक है ना, वो आप तय करोगे। और अगर ठीक है 38(2) में जो करना अपेक्षित है, ठीक है, वो आप करोगे और कोई आपत्ति उठाएगा कि गलत कर रहे हो, तो वो अंग जो गलत और सही का निर्धारण करने के लिए संविधान द्वारा सृजित है, वो बताएगा कि आप ठीक कर रहे हो या ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप कुछ नहीं करोगे, अगर आप कुछ नहीं करोगे 38(1) और 38(2) द्वारा जो कुछ कहा गया उसे लागू करने के, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कानूनी तौर पर तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकेगा, क्योंकि इस भाग द्वारा जो उपबंध है वे विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन ठीक है ना, राजनीतिक अनुतोष तो है, जब आप चुनावों में आओगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, आप मौज मारते रहे 5 साल विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य होकर, तो जब चुनावों में आएंगे तो लोग पूछते हैं किया क्या, ये बताओ। ठीक है, ये बातें चलती है। हालांकि कोई वोट नहीं करता है करने और ना करने के आधार पर। करने और ना करने के आधार पर अगर वोट किए जाते तो बड़े सम्मान के साथ हम कहना चाहते हैं कि इस देश में बहुत सारे नेताओं को तो 1 वोट नहीं मिलता, 1 वोट। कोई जेल जा चुका है, कोई सिद्ध है, दोष सिद्ध है, दोष सिद्ध है। ठीक है, देश के सुप्रीम जुडिशरी द्वारा दोष सिद्ध है, और उसके बाद लोग कहते हैं वो महामानव है। ठीक है, वो लोकनायक है। बताइए, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो करने न करने से कुछ होता नहीं है। अब कुछ न करो तो भी जीत जाओगे, और यही दुर्भाग्य है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग सिर्फ खुद को अच्छा दिखाने के लिए पूछते हैं। ठीक है, और जो पूछ रहे हैं उनका जो आशय वो सिर्फ पूछना ही है, वो सिर्फ पूछ ही रहे हैं। उस पूछने के आधार पर कुछ करने का स्वयं उनका मन नहीं है। ठीक है, आप जरा देखो ना टीवी टॉक में बड़ा कि इनने तो कुछ नहीं किया और उनने तो कुछ नहीं किया, और वही जीत गए। और देश में एक भी ऐसा जनप्रतिनिधि आप नहीं पाएंगे जिसके लिए यह कहा जा रहा हो कि उसने कुछ किया। सब कह रहे होंगे उन्होंने कुछ नहीं किया। जब भी आप टीवी देखो सर्वे हो रहा होता है, लगाया, उन्होंने नहीं कुछ किया ही नहीं, न सड़क बनवाई, न फैक्ट्री लगवाई, न, जीत वही गए। कैसे जीत गए भाई? तो ये तो बेकार की बात है। लेकिन हाँ, ये तय है, लोग पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो लोग पूछेंगे। तो 38 आपको ये कह रहा है, 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा है 38। कहता राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें। देखिए,
जरा ऑर्डर देखें क्या कहता है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक नहीं कहा, ठीक है, वही बात की हर चीज पर ध्यान देना चाहिए, इसी को सम्यक अध्ययन कहते हैं। बताते हैं हनुमान जी जब सीता जी के पास गए हैं अशोक वाटिका में, तो जब चले हैं तो उन्होंने क्या कहा, अजर अमर गुणनिधि, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा, अजर हो जाओ, फिर कहा अमर हो जाओ, और फिर कहा गुणनिधि हो जाओ, ठीक है। अगर अजर यानी जर्मानी बीमारी होती है, ठीक है, अगर अजर होने का वरदान नहीं है तो अमर होना ये नरक है, ठीक है, मरोगे भी नहीं और बीमारियों से ग्रसित रहोगे। तो अजर होने पर ही अमर होना कुछ फलदायक हो सकता है, और अगर अमर ही हो, ठीक है, वही ना कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, ठीक है, पंछी को छाया नहीं और फल ला गया थी दूर, तो इससे बढ़िया ना ही होते तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अजर हो गए, अमर हो गए, और मूर्ख हो तो फायदा क्या है, इससे बढ़िया तो ना हुए, अजर होते ना अमर होते, मर गए होते तो धरती कम से कम तुम्हारे बोझ से तो रिक्त होती। इसलिए अजर हो, अमर हो, गुणनिधि हो, एक ऑर्डर है, ठीक है। यूं ही नहीं बातें कही जाती, उन सारी व्यवस्था को समझना होता है। तो कहता है यहां क्या कह रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सबसे पहले कौन सा न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक। क्यों, इसलिए क्योंकि सामाजिक न्याय ही नहीं था गुलामी के काल में, जो नहीं था वो सामाजिक न्याय नहीं था, और सामाजिक न्याय जब नहीं होगा तो आर्थिक न्याय हो ही नहीं सकता। सामाजिक न्याय ही आर्थिक न्याय को जन्म देगा, इसलिए आर्थिक न्याय बीच में है, सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय का अर्थ रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हर कॉन्सेप्ट को आपने बड़ी सीमित ढंग से समझ रखा है, क्योंकि आपको समझाने वाले मूर्ख हैं, उन्होंने खुद भी किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, और आप उन्हीं से समझते हैं, ठीक है, बाकी किसी चीज से समझने को तैयारी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सामाजिक न्याय का अर्थ होता है विकास और उन्नति के अवसरों को प्रदान किया जाना समानता के आधार पर, और इसको सामाजिक न्याय को वर्णित किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रियम्बल में प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इस रूप में। सामाजिक न्याय का सिर्फ एक अर्थ है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बस। प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कैसे होगी, ठीक है ना, यह सोचना आपका काम है, यह सोचना विधायिका और कार्यपालिका में बैठे लोगों का काम है, ठीक है। इसलिए यह माना जाता है रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल हो गया फिर तो सबका हो गया। जो विधायिका और कार्यपालिका में आएंगे उन्हें लगता है कि रिजर्वेशन से सामाजिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता हम सुनिश्चित कर पाएंगे, तो जारी कर दे कार्यपालिकी आदेश। वो एक सामर्थ्यकारी उपबंध है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। और हालांकि ये बोलते ही मूर्ख टाइप के लोग आ जाएंगे और गाली बकेंगे, ठीक है, लेकिन वो गधे हैं और गधे ही रहेंगे, इसलिए उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देना है। वो जो है स्थिति बोली वही जाएगी, वो एक सामर्थ्यकारी उपबंध है, वो फंडामेंटल राइट किसी का नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय सिर्फ इतनी बात करता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बस। और अगर सामाजिक न्याय नहीं, क्योंकि यही प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यही तो गुलामी में नहीं थी, स्वतंत्रता जब नहीं थी तो क्या नहीं था, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो अगर हम स्वतंत्र हुए कैसे, राजनैतिक रूप से। 15 अगस्त 1947 को जो हमने प्राप्त की थी वो राजनैतिक स्वतंत्रता थी, यानी राजनैतिक न्याय हमें 15 अगस्त 1947 को उपलब्ध हो गया था, मोटे तौर पर, ठीक है, मोटे तौर पर राजनैतिक न्याय उपलब्ध हुआ था। मोटे तौर पर राजनैतिक न्याय उपलब्ध हुआ था, इसका अर्थ यह हुआ कि राज व्यवस्था में हमारी भागीदारी है,
सत्ता संचालन में हमारी भागीदारी मोटे तौर पर 15 अगस्त 1947 को सुनिश्चित हो गई थी, मोटे तौर पर। लेकिन वास्तविक अर्थों में, ठीक है, जो भागीदारी है सत्ता संचालन में, ठीक है, यानी राजनीतिक न्याय वाकई सबको उपलब्ध हो जाए, ठीक है ना, इसके लिए तो एसआईआर इसी को लाना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में फेक वोट मिल रहा है, ठीक है, फेक वोट मिल रहा है। और शासन व्यवस्था क्या कहती है? मेरी भागीदारी होनी चाहिए राज्य व्यवस्था के निर्माण में, ठीक है। मेरा तो 1 वोट है और फेक वोट है 10, तो जीतेगा कौन? जिसे 10 वोट मिलेंगे, और फेक किसी ना किसी ने तो बनवाए हैं, ठीक है। तो अगर फेक वोट रहे तो मेरी राजनीतिक व्यवस्था में कहां है भागीदारी? ठीक है, राजनीतिक न्याय सबको उपलब्ध हो, यह मोटे तौर पर 15 अगस्त 1947 को सुनिश्चित हुआ, लेकिन लगातार यह उपलब्ध रहे, राज व्यवस्था में सबकी भागीदारी होती रहे। अगर घुसपैठिए यहां आ जाएंगे, विदेशी यहां आ जाएंगे और भ्रष्ट व्यवस्था का लाभ उठाकर आधार कार्ड या नागरिकता के चिन्ह हासिल कर लेंगे और आपका यहां के वोटर बनकर बैठ जाएंगे, तो राजनीतिक न्याय हमें कहां मिला? हम राजनीतिक न्याय से वंचित हुए, इसलिए राजनीतिक न्याय लगातार उपलब्ध होता रहे, इसके लिए स्टेट प्रयास करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये सबसे बाद की बात है, सबसे बाद की बात है। हम सबसे प्राइमरी बात उसे मानेंगे जिसके लिए हम सबसे ज्यादा वंचित रहे स्वतंत्रता के काल में, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसलिए सामाजिक न्याय। उसने कहा कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय जब होगा तो आर्थिक न्याय उसका बाया प्रोडक्ट होता है। जब प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता हम सबको दे देंगे, ठीक है, तो आपका आर्थिक न्याय लोगों को उपलब्ध हो ही जाएगा, ठीक है। और राजनीतिक न्याय ये भी, ठीक है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, ऐसी व्यवस्था राज्य निर्मित करे, ठीक है, अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, इसका भरसक प्रयास करेगा, यानी जितनी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य से अधिक नहीं, ठीक है, भरसक प्रयास करेगा। इन शब्दों का अर्थ हुआ कि सामर्थ्य को ध्यान में रखकर जितनी सामर्थ्य हो उतना प्रयास करेगा, और ठीक है, प्रयास करके क्या करेगा? लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा, ठीक है। राजनीतिक न्याय सबको मिले, इसके लिए, ठीक है, प्रयास करते समय आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, ठीक है। राजनीतिक न्याय सबको मिले, हम ये कह देंगे कि सब लोग, ठीक है, वोट डालने का अधिकार रखेंगे, लीजिए, मिल गया सबको राजनीतिक न्याय। लेकिन जो मतदाता, ठीक है, इलेक्शन कराने के लिए सरकारी कर्मचारी के रूप में वो बूथ पर चला जाएगा, किसी अपने बूथ को छोड़कर कहीं और चला जाएगा, उसे कैसे मिलेगा? उसे तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, ये बनाएंगे। तो लोक कल्याण ये अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा कैसे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिले, राष्ट्रीय जीवन, और सबको मिले कैसे? राष्ट्रीय जीवन की समस्त संस्थाओं को जो अनुप्राणित करेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, तो सबको प्राप्त होगा और लोक कल्याण की अभिवृद्धि होगी। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब यह है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि आय की असमानता, इसे दूर करना। समान आय नहीं, आय की असमानता, ठीक है। दोनों बातें अलग अलग हैं, समान आय अलग बात है, आय की असमानता अलग बात है। आय की असमानता का अर्थ हुआ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और आय की समानता का मतलब हुआ लेबर और प्राइम मिनिस्टर एक बराबर,
तनख्वाह के दृष्टिकोण से, वो मूर्खता है, उससे देश पीछे जाएगा। आय की असमानता ये दूर होनी चाहिए, ये ठीक बात है, ठीक है ना। आय की समानता नहीं, उसने कहा आय की असमानता ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपका अर्थात एक में उसने गतिविधि चलाने का निर्देश दिया है उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य प्रियम्बल में वर्णित हुए हैं, ठीक है। और सबसेक्शन 2, इन्हें अर्थात एक में जो गतिविधि चलाने का निर्देश हुआ उसे चलाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये 38(2) बता रहा है, ठीक है। इसीलिए 38(1) और 38(2) मिलकर 38 का निर्माण होगा। तो कहता है 38(2) राज्य विशिष्टतया, स्पेसिफिकली बाकी आप जो करना चाहें, यहां जो लिख रहे हैं उसे छोड़कर कुछ करना चाहें सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कि उस जीवन की सभी संस्थाओं को, वो राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, क्योंकि भरसक प्रयत्न करेगा, ये कहा ना, तो भरसक प्रयत्न में ये भी शामिल है, और अगर कुछ और किया जाना संभव है तो वो भी शामिल है, ठीक है। तो कहता है राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, आय की असमानताओं को कम करने, समान आय करने का प्रयास करेगा, ये बेवकूफी की बात है। इससे तो मुफ्तखोरी को बढ़ावा मिलेगा, फिर कोई श्रम करेगा ही क्यों। हम नहीं करेंगे तो भी हमें बराबर की तनख्वाह मिलेगी, तुम करोगे तो भी तुम्हें बराबर की तनख्वाह मिलेगी, तो सरकारी, और इसे गलत ढंग से समझ लिया गया। इसीलिए जो पब्लिक टेकिंग, ठीक है, आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वहां लोग मुफ्तखोर हो गए, कोई काम ही नहीं करता। आदमी, हमने कई बार चर्चा की कि आदमी एक टैक्सी खरीद लेता है, पूरे घर का खर्च चलाता है, एक टैक्सी से 2 टैक्सी कर लेता है, उनकी पूरी ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, और वो घाटे में है, ठीक है। ये ठीक है कि घाटा दर्शित किया जाता है, ये सही है, क्योंकि हमने आपको बजट जब बात कर रहे थे 112 पर अनुच्छेद, तो बजट का बताया था और कहा था घाटे का बजट ही सबसे ठीक होता है। लेकिन फिर भी जितना पैसा पैदा हो रहा है इससे बहुत ज्यादा हो सकता है अगर अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार रहे। भ्रष्टाचार तभी तो करोगे जब कुछ करोगे, अकर्मण्यता सिर्फ समाप्त हो जाए तो भी काफी कुछ बदलाव आ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो भी नहीं है, ठीक है। तो आपका, अगर आपने आय की समानता लाने का प्रयत्न किया तब तो देश गड्ढे में जाएगा। इसलिए उसने कहा आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों होना चाहिए, व्यष्टि भी कहने तो भी बात वही रहेगी, न केवल व्यक्तियों के बीच, ठीक है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। यानी व्यक्ति व्यक्ति के बीच ही नहीं, बल्कि विभिन्न समूहों में जो भारत के नागरिक बटे हुए हैं, ठीक है, विभिन्न समूहों में और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों में, ठीक है, क्या करेगा, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, ठीक है, इनको बराबर करने का प्रयास करेगा। वकीलों को अलग ढंग की सुविधा चाहिए, डॉक्टरों को अलग ढंग की सुविधा चाहिए, ठीक है ना, सरकारी कर्मचारी को अलग ढंग की सुविधा चाहिए। वकीलों की प्रतिष्ठा अलग ढंग की होती है, डॉक्टर की प्रतिष्ठा अलग ढंग की होती है, लेकिन प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, इनमें असमानता ना हो। वकीलों को भी एक दिन छुट्टी मिले, डॉक्टरों को भी एक दिन छुट्टी मिले, ठीक है ना, सरकारी कर्मचारी को भी छुट्टी मिले, दिन अपने अपने हिसाब से तय कर लो, ठीक है ना, सब एक ही दिन छुट्टी पर मत चले जाओ, ठीक है ना। प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, हमने एक उदाहरण दिया छुट्टी का, ठीक है, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, ये सबको समान रूप से उपलब्ध कराने का, इसके बीच जो असमानता है इसको दूर करने का प्रयास करेगा, समान नहीं, असमानता दूर करने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब जिसकी संख्या कम, उसे कम अवसर दे दिया जाए तो भी ठीक है, सबको उपलब्ध हो जाएगा। जिसकी संख्या ज्यादा, उसे ज्यादा अवसर देना पड़ेगा, ठीक है।
अब यह भी हो सकता है कि एक सेवा है जो शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा ज्यादा बेहतर ढंग से चलाई जा सकती है, एक सेवा है ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा के लोगों द्वारा बेहतर ढंग से चलाई जा सकती है। तो वो सेवा जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं वो सारे की सारी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आरक्षित रहेगी। वो सेवा जो शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर ढंग से चलाई जा सकती है वो उनके लिए आरक्षित रहेगी। ये भी हो सकता है। ये किया जाए न किया जाए ये सोचने का काम विधायिका और कार्यपालिका का है, ठीक है ना। आप सिर्फ इतना ही करेंगे कि आप प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर इसकी असमानता को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये आप पर निर्भर है, करें आप, और अगर नहीं करेंगे तो चुनावों में आप उत्तरदायी होंगे। आप कर रहे हैं कोई रोकेगा, आप कर रहे हैं कोई रोकेगा, तो फिर न्यायालय आपके कृत्य के औचित्य को निर्धारित करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है ना। और फंडामेंटल राइट आपकी गतिविधि की आखिरी सीमा उसको निर्धारित कर रहा है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट ये कह रहा है अनुच्छेद 21 में कि सबको प्राण की स्वतंत्रता होगी, सबको दैहिक स्वतंत्रता होगी। और बल्कि फंडामेंटल राइट के बारे में एक बात और कहें कि ये नियंत्रण रेखा को चूंकि निर्धारित करना है, और नियंत्रण रेखा दो प्रकार की होती है। नियंत्रण रेखा दो प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती। एक इसके बाहर नहीं जाएंगे आप, और एक इससे नीचे नहीं जाएंगे आप, ठीक है ना। नियंत्रण रेखा दोहरी होती है, नियंत्रण रेखा इकहरी नहीं होती, ठीक है। इसलिए फंडामेंटल राइट की एक आउटर लिमिट है, उसके बाहर नहीं जाएंगे आप, एक इनर लिमिट है, इसके नीचे भी नहीं आएंगे आप, ठीक है ना। तो प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता इसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं लिया जा सकता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं लिया जा सकता, यह आउटर लिमिट है, ठीक है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं लिया जाएगा, यह शब्द अनुच्छेद 21 की आउटर लिमिट को, वह सीमा को निर्धारित कर रहा है। और सबको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होगी, यह मिनिमम लिमिट, न्यूनतम सीमा को निर्धारित करना है कि कम से कम इतना तो आप सबको देंगे कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ये उपलब्ध रहे। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसको प्रियम्बल के साथ जब पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है। तो गरिमा, पूर्ण जीवन, ये प्राण की स्वतंत्रता का मतलब हुआ। प्राण की स्वतंत्रता का मतलब कभी भी एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं हुआ, जो फ्रांसिस कोरेली में कहा था, ठीक है ना। फिर आप अपनी किताबें देखेंगे तो जो पहाड़ी एरिया है उसमें रोड बनाए स्टेट, इसको लेकर जब लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, तो इन फंडामेंटल राइट को तो इन्फोर्स किया जा सकता है। तो न्यूनतम सीमा क्या, प्राण की स्वतंत्रता सबको देंगे, दैहिक स्वतंत्रता सबको देंगे। अगर रोड ही नहीं होगी पर्वतीय क्षेत्र में तो अनुच्छेद 19, ठीक है, वो जो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता देता है। जब रोड ही नहीं जाएंगे कैसे, कोई बीमार हो जाएगा अस्पताल कैसे आएगा, प्राण की स्वतंत्रता कहां रही। इसलिए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 रीड अलॉन्ग विथ 38, क्योंकि 38 भी कहता है कि आप क्या करेंगे कि प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, इसकी असमानता को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सब जगह रोड है, वहां है ही नहीं, तो सुविधा, रोड तो सुविधा देती है, इसकी असमानता को दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, हिली एरिया के घर घर में आप रोड बना दो, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम अप्रोच रोड तो हो, मिनिमम तो हो, ठीक है। तो एक समन्वय दिखाई देना शुरू हुआ, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसके बीच समन्वय, ठीक है, कि गतिविधि किस उद्देश्य से चलाई जाएगी, ठीक है, और उसकी न्यूनतम और बाह्य सीमा क्या होगी, उसकी मिनिमम और आउटर लिमिट क्या होगी, ठीक है, और उससे किन आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास होगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट और आपका प्रियम्बल, इसे मिलाकर हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि सड़क, जो पर्वतीय क्षेत्र है,
उन पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क का निर्माण, ठीक है, सुविधा का जो असंतुलन, सुविधा की जो असमानता है, उसको दूर करने का प्रयास है। क्योंकि विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोग, विभिन्न समूहों में बटे हुए लोग और व्यक्ति के रूप में सबके बीच सुविधा, प्रतिष्ठा और अवसर, इसकी, ठीक है, आपका प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, इसकी असमानता को दूर करने के लिए राज्य को प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, भरसक, तो भरसक का अर्थ यह कि न्यूनतम तो कम से कम करेंगे, कम से कम न्यूनतम तो करेंगे। ठीक है, वही बात कि कम से कम 5 वक्त की नमाज तो पढ़ोगे अगर मुसलमान रहना चाहते हो। ठीक है, हर समय खुदा की इबादत में न भी लगे रहो, लेकिन कम से कम 5 वक्त की तो पढ़ोगे, तो ठीक है, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर ये आप बहुतायत में उपलब्ध न भी कराओ, लेकिन मिनिमम तो उपलब्ध कराओगे, अप्रोच रोड तो दोगे। तो 38, 21 और 19 इसे एक साथ पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, नाम केस के हमें याद नहीं रह गए, आप देखेंगे तो किताबों में मिल जाएंगे आपको, कि ये निर्देश दिए हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हो और इस प्रकार के अन्य काम किए गए। तो आपका 36, 37, 38 प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, इसकी असमानता को दूर करने का प्रयास कर रहा है। कल कोशिश करेंगे कि 39, 40, 41 खत्म हो जाए, बाकी कल देखेंगे, बात करेंगे।